नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कविता धिंगड़ा। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने फर्स्ट सेशन को, जिसमें हम बात कर रहे थे शेड्यूल 3 से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में जिन्हें हम सप्लाई ट्रीट नहीं करते। तो स्टार्ट करेंगे पैरा 2 शेड्यूल 3 से। पैरा 2 शेड्यूल 3 किसके बारे में बात करता है? इसमें बात की जाती है कोर्ट के बारे में, यानी कोर्ट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज दी गई, कोर्ट ने कोई भी सर्विसेज दी या ट्रिब्यूनल ने कोई भी सर्विसेज दी, उसे हम सप्लाई का पार्ट नहीं मानेंगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। जो इसमें कोर्ट है, कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों के तीनों कोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इन तीनों ने कोई भी सर्विसेज दी, ट्रिब्यूनल ने कोई भी सर्विसेज दी, वो सप्लाई का पार्ट ट्रीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन हम बढ़ेंगे पैरा 3 की तरफ। पैरा 3 किससे रिलेटेड बात करेगा? पैरा 3 के अंदर एमपी, एमएलए से रिलेटेड, जो अदर चेयरपर्सन्स हो गए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह ने नियुक्त किए हैं, जो गवर्नर्स हो गए, इनकी यानी जो बड़ी पोस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अधिकारी नियुक्त किए हैं, इनकी जो भी सर्विसेज होंगी वो लीगल रूप से सप्लाई नहीं मानी जाएंगी, उनके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे पैरा 4 शेड्यूल 3 के बारे में। पैरा 4 शेड्यूल 3 फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, मोर्चरी से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बात करता है। यानी किसी भी पर्सन की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो गई, यानी उसका दाह संस्कार जो किया, या उसे मतलब मुस्लिम धर्म के तहत जो भी दफनाया जाता है, यानी हर एक धर्म के तहत क्रीमेटोरियम हो, मोर्चरी हो, ब्यूरियल हो, उसके तहत जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हमारे पास क्या हो जाएंगी? एग्जम्प्ट हो जाएंगी। जो उनका सामान है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इसी के अंदर अगर हम बात करें, जो भी डिसीज्ड पर्सन है, मृतक है, उसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगी? सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। वो हमारे पास जीएसटी के अंतर्गत, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए, पीछे मैंने एग्जम्प्ट वर्ड यूज़ किया, वो गलत था, क्योंकि इसको तो हम सप्लाई ही नहीं मान रहे, तो एग्जम्प्ट वर्ड का यूज़ करना हमारे लिए इसमें उचित नहीं होगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा ऑफ शेड्यूल 3, पैरा 5 शेड्यूल 3 की हम बात करेंगे। पैरा 5 शेड्यूल 3 क्या कहता है? दैट सेल ऑफ लैंड, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैरा 5 शेड्यूल 2 या सेल ऑफ बिल्डिंग। इसके अंदर हमारे पास क्या कहा गया है कि सेल ऑफ लैंड तो आपके पास बिल्कुल भी सप्लाई नहीं माना जाएगा किसी भी केस में। सेल ऑफ लैंड इसके अंदर सप्लाई नहीं होगा। अगर हम बात करें सेल ऑफ बिल्डिंग की, सेल ऑफ बिल्डिंग अगर हम पैरा 5 शेड्यूल 2 के अंदर जाएं, क्लोज बी पैरा 5 शेड्यूल बी, तो क्लोज बी पैरा 5 शेड्यूल 2 के हिसाब से हमारे पास बिल्डिंग सेल मानी जाएगी। लेकिन कब मानी जाएगी? जब उसके अगेंस्ट हमें कुछ कंसीडरेशन पहले ही मिल गया, यानी हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था किसी को बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड, और वो बिल्डिंग उसने हमें बना करके दी, और हमने कंप्लीशन से पहले या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले उसे कुछ पैसा दे दिया, तो वो हमारे पास शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? सेल आ जाएगी। लेकिन अगर हमने सारा का सारा पैसा बाद में दिया तो वो शेड्यूल 3 के अंदर एक्टिविटीज़ आ जाएंगी बिल्डिंग की, और वो हमारे पास सेल नहीं मानी जाएंगी। अगर मैं इसको एक क्लियर आपको एक डायग्रामेटिकली समझाऊं तो इसके अंदर क्या आएगा? सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे? लैंड की बात करेंगे। लैंड कभी भी आपके पास सप्लाई नहीं मानी जाती, वो तो जीएसटी के स्कोप से बाहर हो गई। बिल्डिंग की बात करेंगे। बिल्डिंग के केस को मैं 2 केसेस में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहला केस आप वो लेके चलिए जिसमें बिल्डिंग जो है उसकी फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले या फिर उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले आपने कुछ पैसा उस सप्लायर को दे दिया। ठीक है जी, चाहे आपने एक सिंगल रुपी दिया हो। किससे पहले? फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले कुछ पैसा आपने सप्लायर को पे कर दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस केस में वो सप्लाई माना जाएगा। और यहाँ पे कौन सा शेड्यूल लगेगा? शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लोज बी। यहाँ कौन सा शेड्यूल लगा? शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लोज बी। अगर मैं दूसरी साइड बात करूँ, सेकेंड हैंड पे मैं किसको लेकर के चल रही हूँ? उस बिल्डिंग को जहाँ पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, या फिर आप ये लगा के चलिए फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से 1 रुपया भी पहले नहीं दिया। इसमें क्या लेके चलेंगे? फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, विच एवर इज अर्लियर। जो भी चीज़ पहले हुई उससे पहले कोई पैसा ना दिया हो। सेम इसी के यहाँ था
शेड्यूल 2 के अंदर कि फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले कुछ पैसा रिसीव हो गया हो, यहाँ पर उससे पहले कोई भी पैसा रिसीव ना हुआ हो। अगर कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ तो ये हमारे पास चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, शेड्यूल 3 पैरा 5 के अंदर आ जाएगी। तो शेड्यूल 3 पैरा 5 के अंदर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, ये तो थी सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग की बात, लेकिन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड जो अदर एक्टिविटीज़ होगी, रेंट हो गया, लीजिंग हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, ये हमारे पास टैक्सेबल होंगी ऑलवेज। यानी इसके अंदर कुछ नहीं है कि शेड्यूल 3 में जाएंगे या 2 में जाएंगे, ये हमारे पास ऑलवेज क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। यानी शेड्यूल 3 में कुछ एक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्डिंग की सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2 हमारे पास सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। यानी इसको पढ़ते टाइम हमें शेड्यूल 3 की उस एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना है जहां पर पैसा पहले आया था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर से पहले, वो टैक्सेबल, वो सप्लाई मानी जाएगी। अदर केसेस में वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे पैरा 6 के बारे में, शेड्यूल 3 पैरा 6। शेड्यूल 3 पैरा 6 हमारे पास बात करता है ऑल एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। यानी कि लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हो गई एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड, वो हमारे पास सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। सिर्फ लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे पास सप्लाई मानी जाएंगी। नेक्स्ट वन वी शुड मूव टू पैरा 7 शेड्यूल 3। पैरा 7 शेड्यूल 3 बात करता है सप्लाई फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। यानी एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से हमने अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को कोई भी चीज़ सप्लाई की, कुछ भी सप्लाई किया, वो हमारे पास सप्लाई नहीं माना जाएगा। कुछ भी सेल किया वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब आप लोग कहोगे मैम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में क्या आ जाएगा, या ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है क्या? अगर हम बात करें नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की, तो इंडिया की बाउंड्री लाइन के बाहर जो एरिया है उसे हम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ट्रीट करते हैं। अब कोई भी पर्सन है, फॉर एग्जांपल ए, इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया में रहता है, उसने क्या किया, यूएसए से कोई गुड्स परचेज की, यूएसए से कोई गुड्स परचेज की और डायरेक्टली यहीं बैठे बैठे उसने वो गुड्स सेल कहाँ कर दी, जापान में। अब उसने क्या किया, वो गुड्स इंडिया के अंदर नहीं लेके आया, उसने गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन सीधा यूएसए से कहाँ करवा दी, जापान में। फिर से मेरी बात सुनिए, ए इंडिया का पर्सन है, इंडिया का रेजिडेंट है, उसने क्या किया, यूएसए से गुड्स परचेज की, जापान के अंदर सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया और डायरेक्टली यूएसए से जापान में वो गुड्स सेल करवा दी और खुद उसने मूवमेंट यहाँ पे नहीं करवाई गुड्स की इंडिया के अंदर वो गुड्स एंटर ही नहीं हुई, डायरेक्टली क्या किया, यूएसए से जापान भिजवा दी। तो यूएसए भी हमारे लिए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, जापान भी हमारे लिए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। तो डायरेक्टली यूएसए से जापान में, यानी एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जो गुड्स गई वो हमारे पास किसके अंदर आएंगी, पैरा 7 शेड्यूल 3 के अंदर आएंगी। इन्हें हम सप्लाई नहीं मानेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें इनकम टैक्स पर्पजेज से के लिए, तो इनकम टैक्स पर्पजेज के लिए हमारी सप्लाई जो है, हमारी जो रिसिप्ट है, जो सेल है, उस सेल के अंदर वो गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होगी। वो हम उसके अंदर सेल भी दिखाएंगे, वो उसके अंदर हम परचेज भी दिखाएंगे, लेकिन फॉर जीएसटी पर्पजेज उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बनाएं तो जो भी गुड्स हमने यूएसए से खरीदी उसे परचेज में नहीं दिखाया, जो भी गुड्स हमने जापान में सेल की वो हमने सेल में नहीं दिखाया, नहीं, उसके अंदर तो आपको वो चीज़ दिखानी ही पड़ेगी। इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो प्रॉफिट भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी हम उसे सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि उसने हमारी टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर कदम ही नहीं रखा। क्लियर एवरीवन? नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पैरा, पैरा 8 शेड्यूल 3। सबसे पहले इसके ए क्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे। शेड्यूल 3 पैरा 8 क्लोज ए। क्लॉज ए हमारे पास क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्लॉज ए, अगर हमने कोई भी गुड्स बाहर से मंगवाई, फॉर एग्जांपल ए इज़ द पर्सन, वो इम्पोर्टर है गुड्स का, उसने कुछ गुड्स मंगवाई बाहर से, अब उसने क्या किया, वो गुड्स की क्लियरेंस नहीं ली अभी तक और वो जो गुड्स हैं वो वेयर हाउस में रख दी। वो गुड्स कहाँ रख दी उसने, वेयर हाउस में। अब वो क्या करेगा, उसने वेयर हाउस से गुड्स क्लियर नहीं करवाई, उसने डायरेक्टली वेयर हाउस के अंदर ही गुड्स हैं अभी और वो गुड्स किसको सोल्ड आउट कर दी, बी को। ए ने गुड्स इंपोर्ट की, वेयर हाउस में रखी गुड्स, वेयर हाउस में रखने के बाद उसने उसको क्लियर नहीं करवाया गुड्स को, उसने डायरेक्टली वो गुड्स किसको सोल्ड आउट कर दी, बी को सोल्ड आउट कर दी।
अब इसके अंदर क्या हुआ, बी जो है बी गुड्स को क्लियर करवाने गया। क्लियर है जी, गुड्स को क्लियर कौन करवाने गया, बी करवाने गया। तो यहाँ पर जो भी सप्लाई है, सप्लाई ए से बी के बीच में जो है वो नहीं मानी जाएगी। ए टू बी सप्लाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वहाँ जीएसटी नहीं आएगा। हम लोग क्या मानेंगे जीएसटी पर्पसेस के लिए कि गुड्स जो है, गुड्स डायरेक्टली बी ने रिसीव कर ली वहाँ से। क्लियर है जी। तो यहाँ पर क्या था, ए ने गुड्स मंगवाई थी, आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट की थी। उसके बाद ए ने गुड्स को कहाँ रखा, वेयर हाउस में, वेयर हाउस में ही पड़े पड़े उसने गुड्स को बी को सेल कर दिया। उसके बाद बिल ऑफ एंट्री किसने एग्जिट की ली, पास की, बी ने की। ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उसे सप्लाई जीएसटी के तौर पे नहीं दिखाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे बी पार्ट की। बी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाई सी सेल। हाई सी सेल के अंदर क्या होता है कि इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, ए ने क्या किया था, गुड्स का इंपोर्ट किया था। अभी गुड्स जो है वो मतलब बीच रास्ते पर ही है, सी के अंदर ही है, समुद्र में है, जहाज पर। तो जहाज पर गुड्स हैं और हाई सी के अंदर ही गुड्स, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया गुड्स मैं तुझे सोल्ड आउट कर रहा हूँ गुड्स मैं तुझे सोल्ड आउट कर रहा हूँ। तो वो जो हाई सी सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन दोनों के बीच में, अभी तो गुड्स ने इंडिया की टेरिटरी क्रॉस ही नहीं की है, अभी गुड्स ने इंडिया की टेरिटरी क्रॉस ही नहीं की। गुड्स कहाँ है, जहाज पर बीच समुद्र के अंदर। और ए ने क्या किया, बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया गुड्स मैं तुझे बेच दूंगा। ठीक है जी, ऑनरशिप उसने कहाँ ट्रांसफर कर दी, गुड्स की, बी को। तो यहाँ जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, उसको हम हाई सी सेल बोलेंगे। यहाँ पर इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाँ, हो सकता है बी ने हाई सी सेल आगे सी को कर दिया तो बी भी इस टर्म से हट जाएगा, वहाँ डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी और सी का कॉन्ट्रैक्ट भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाँ, जब गुड्स क्लियर हो जाएंगी उसके बाद अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने 8 जो पैराज थे उनकी बात की। पैरा 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पैरा हमने कौन सा पढ़ा था, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। डायरेक्टर्स की हमने इसके अंदर डिस्कशन की। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बीच में क्या था, अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उस वजह से एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज दी उसे हमने सप्लाई नहीं माना था। हाँ, इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर आपने किसी को नॉन कम्पीट फीस दी तो वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम उसे क्या मान के चलेंगे, सप्लाई मान के चलेंगे और जीएसटी आ जाएगा। सेकंड वन हमने उसके बाद किस चीज़ से बात की थी, कोर्ट से रिलेटेड। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विसेज दे, सप्लाई नहीं मानेंगे। थर्ड वन एमपीएमएलए की सर्विसेज के बारे में हमने बात की। फोर्थ वन क्रीमेटोरियम, ब्यूरियल, फ्यूनरल, इनसे रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज या डिसीज्ड पर्सन के जो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज। फिफ्थ पैरा के अंदर हमने बात की सेल ऑफ लैंड कभी भी नहीं मानी जाएगी सप्लाई। सेल ऑफ बिल्डिंग, अगर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग से पहले कुछ पैसा मिल गया, वो शेड्यूल 2 के पैरा 5 के अंदर चली जाएंगी। शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी, वो क्या हो जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, जीएसटी लगेगा। अगर पहले कोई पैसा नहीं मिला वो शेड्यूल 3 पैरा 5 के अंदर आएगी, वहाँ पर उसे सप्लाई आपने ट्रीट नहीं करना। 6th के अंदर हमने एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में बात की, अदर देन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, वो हमारे पास सप्लाई नहीं माने जाएंगे। उसके बाद हमने 7th के बारे में अगर बात करें तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी यूएसए से जो जापान गुड्स गई थी उसके बारे में हमने बात की थी। यूएसए से जो डायरेक्टली जापान गुड्स चली गई एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, वो टैक्सेबल नहीं होंगी। 4th लास्ट 8th के पॉइंट के अंदर हमने क्या बात की थी, क्लॉज ए के अंदर हमने क्या बात की, जो वेयर हाउस के अंदर गुड्स आई थी और डायरेक्टली ए ने बी को बेच दी। क्लॉज बी की अगर हम बात करें उसके अंदर कौन सी गुड्स आई थी, वो गुड्स जो कि हाई सी सेल के तौर पर सेल की गई। ठीक है जी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। 21 मिनट की तो